अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली टॉप 2 और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मतीन खोखर। डॉक्टर साहब जो हैं ये ENT डिपार्टमेंट गंगाराम में सर्विसेज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने चूँकि ENT के अंदर ये सर्विसेज देते हैं तो हम ENT से मुतल्लिक़ ही आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर थैंक यू वेरी मच। सर बताएं कि ये ENT है क्या? सर बेसिकली ENT का मतलब होता है ईयर नोज़ थ्रोट। अच्छा। और ये आपका जो नाक, कान और गला, जी। इसके शोबे को कहते हैं। ये बड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अच्छा। इसमें आपकी काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं, जो कि आपके नाक से, गले से अच्छा। और कान से रिलेटेड हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा। उसके अंदर आपके सिर्फ जिस तरह अगर आप देखें, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, जी जी। फिर उसके अलावा कान से रेशा आना, अच्छा। और अब देखें नाक का बंद हो जाना, या छोटे बच्चे हैं जिस तरह, जी जी। वो उनके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। या अक्सर मुंह खोल के सोते हैं, खराटे लेते हैं, सांस लेने में मसला होता है, वो भी कोई ना कोई उनके गले में इशू होता है, एडिनॉइड्स होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं। अच्छा। उसी तरीके से कुछ लोगों के नाक में गदूद होते हैं जिसकी वजह से उनको सांस नहीं आता या ब्लीडिंग आती है। तो ENT एक बड़ी वसी फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ हैं। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि रिज़ल्ट भी इनके जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनको क्योर करते हैं तो पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके, और बड़ा रिलीफ मिलता है इसके बाद। अच्छा, वैसे तो जैसा कि आपने कहा ये बड़ा वसी टॉपिक है, इसमें गुफ्तगू जितनी भी कम की जाए, लोगों की जो प्यास है वो नहीं बुझनी। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, उसका जवाब पता नहीं मुख्तसर होगा या आप फिर कहेंगे कि बड़ा वसी है। अच्छा, कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसी आप बताएं एहतियाती तदबीर कि ENT की जो ओवरऑल बीमारियां इंसान को लगती हैं, कैसे बचा जा सकता है कि ये काम आप ये करें तो कम अज़ कम ENT की मैक्सिमम बीमारियों से आप थोड़ा बच सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम जिस तरह आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, जी जी। उनके कान से रेशा आता है। जी जी। और उसमें हम, क्योंकि हम, अब आपने पूछा कि एहतियात, तो मैं बच्चों से स्टार्ट करूँगा। जी जी, बिल्कुल। उसमें हम उन्हें कहते हैं कि जी इनको बिल्कुल स्ट्रेट लिटा के ना दूध ना पिलाएं, थोड़ा सा सर इनका जो है वो ऊंचा हो। अच्छा। उसकी वजह से ये होता है कि दूध जब आप बच्चे को लिटा के पिलाते हैं ना, तो आपके कान से अक्सर रेशा आने का खतरा होता है। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद हम बच्चों से थोड़ा सा आगे चलें तो एडिनॉइड्स होते हैं वो आपके गले में, वो दूध होती है, वो अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से सांस की बीमारियां होती हैं। टॉन्सिल्स हैं, वो आपके गले ख़राब में उसका बड़ा रोल है। अच्छा। अगर वो आपके बड़े हों या बार बार आपका गला ख़राब होता हो तो आप उसको रिमूव करवा दें, तो उससे आपका तबीयत आपकी बेहतर हो जाती है और काफ़ी रिलीफ मिलता है। बहुत सारे डॉक्टर साहिबान जो हैं वो भी स्मोकिंग करती हैं। अब हमसे तो ज़्यादा डॉक्टर साहिबान को पता है ना जी, तो बहुत सारे डॉक्टर साहिबान भी स्मोकिंग करते हैं। तो इसमें मतलब किस तरह से हम सर इसका मैं आपको ना एक सीधा साधा सा जवाब दूंगा कि पहली चीज़ तो ये है कि स्मोकिंग एक पर्सनल चॉइस है। जी जी। चीज़ का सही होना या गलत होना वो एक अलग चीज़ है। आप अपने लिए क्या चूज़ करते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अच्छा, यही सवाल मैं आपको इसका जवाब ऐसे दूंगा कि पेशेंट आपके पास आया, जी जी, उसको गले का कोई मसला है। अब वो डॉक्टर भी सिगरेट पीता है और पेशेंट भी सिगरेट पीता है। ठीक है। अब डॉक्टर पेशेंट को कहेगा जी आपको ये मसला है, आप ये सिगरेट छोड़ दें। उस वक्त पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है कि वो सिगरेट छोड़े, जिस वक्त डॉक्टर को ये मसला होगा डॉक्टर भी छोड़ देगा। ये तो मैं तो ये जवाब दूंगा इसका। बड़ा तो खूबसूरत क्योंकि आपने जवाब दिया। देखें, एक चीज़ गलत है उसका अगर मैं यूज़ नहीं करता तो मैं बल्कि आपको भी कहूँगा कि आप यूज़ ना करें, लेकिन अगर कोई बंदा करता है तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, तो वो अपने फ़ायदे और नुकसान का खुद जिम्मेदार है। हम उसको गाइड तो कर सकते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते। यानी डॉक्टर अगर पीता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, मतलब वो नुकसान देगा। हाँ, नुकसान का वो खुद जिम्मेदार है। और अगर वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो मतलब उसको भी पता है कि मैं अपने लिए सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त बीमारी आपकी बढ़ जाती है और उसको छोड़ना लाजिम हो जाता है, तो फिर चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पेशेंट हो, उस चीज़ से आपके लिए बचना ही बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि ENT से मेरा ख्याल है आप बेहतर जानते हैं रिलेट, ये चीज़ यकीनन है। आजकल स्मोक है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी आलूदगी का लेवल बहुत ज़्यादा है लाहौर के अंदर, तो ख़ास तौर पे ओवरऑल भी है। तो ये ENT के जो मसाइल हैं, ये स्मोक किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है और इसको किस तरह से हमने इससे बचना है? सर बेसिकली तो पाकिस्तान में जितनी पोल्यूशन है ना, जी जी, हमारा जो आप देख लें, अगर इंडेक्स देखें तो ये तो बहुत हाई लेवल पे इस टाइम पे चल रहा है जी। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है कि मतलब आप नॉर्मली अगर एक कमरे में बैठे 2-3 बंदे
स्मोकिंग कर रहे हैं तो जितनी वो ख़तरनाक है उतना आपके लिए नॉर्मल हवा में फिर आना जाना उठना बैठना ख़तरनाक है। जी। लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब आप इतने सारे लोगों को कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते और अपने माहौल को इतनी जल्दी बेहतर नहीं बना सकते, तो हमें इसके साथ गुजारा करना होगा। इसकी वजह से लोगों में गले की काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह फ्लू हो गया, जनरली वो हर दूसरे बंदे को फ्लू हो रहा है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, गले में ख़राश है, ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर दूसरे बंदे को इसकी वजह से हो रहा है। जी। अच्छा, स्मोक में जैसा कि मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, और इसको किस तरह से हम बचें, कैसे? स्मोक में हमने रहना भी है, जैसे कि आपने कहा कि इस माहौल में रहना भी है, तो हम किस तरह से एहतियात करें कि हम मैक्सिमम इससे बच सकते हैं? सर 3-4 चीज़ें हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी लाइफ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त आप घर से बाहर जाएं, कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, मास्क का जो इस्तेमाल है ना, हमारे कंट्री में मास्क भी 2 नंबर मिलता है। अच्छा। हाँ जी। अब बेसिकली जो मास्क, प्रॉपर जो मास्क है ना, उसकी 3 लेयर्स होती हैं मिनिमम। अगर आप वो सिंपल मास्क भी यूज़ करें, मैं N95 या KN95 की बात नहीं कर रहा या N96 की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल मास्क की बात कर रहा हूँ कि जो आपका 3 लेयर मास्क है वो भी यहाँ पे नॉन वूवन कपड़े से बनाया जाता है। सही है। जो इम्पोर्टेड मास्क हैं वो बाकायदा टेस्ट होते हैं, इवन के उसके BFE लेवल्स होते हैं, उसके अंदर से बैक्टीरिया गुजार के देखा जाता है कि आया इसमें से पास होता है कि नहीं, उसके बाद वो मार्केट में आता है। तो यहाँ पे तो वो समझेंगे आपने कपड़ा मुंह पे लगाया हुआ है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि जो इम्पोर्टेड प्रॉपर अप्रूव्ड मास्क हैं वो यूज़ करें। अगर आप N95 या KN95 यूज़ करते हैं, विद फिल्टर विदाउट फिल्टर दोनों ठीक हैं, वो यूज़ करें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। जब आपका ब्लड फ्लो तेज़ होता है और आपका रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप जो बलगम वगैरह है वो रेगुलर आपकी निकलती रहती है। उससे ये है कि आपके लंग्स जो हैं वो क्लीन रहते हैं। और कोशिश करें कि गर्म पानी दिन में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर पिएं। तो थोड़ा सा लाइफ को मॉडिफाई करें और होप फॉर द बेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी मेरे जहन में अभी गुफ्तगू के दौरान ही आई कि जब हम सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पर हवाई सफ़र, जहाज़ में बैठते हैं, और ये मुझे ख़ुद भी फेस करना पड़ा, आपके कानों के ऊपर एक दबाव आता है और कान आपके ऐसे लगता है कि बंद हो गए, आपको सुनाई कम देना शुरू, बाज़ दफ़ा पेन भी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये हवाई सफ़र में भी होता है, और पता नहीं ये मेरे साथ ही हुआ या लोगों के साथ भी होता होगा। दूसरा ये है कि जब आप ऊंचाई में जाते हैं, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाके में, वहाँ पर भी ये इशू होता है। ये क्यों होता है और किस तरह से, मतलब वहाँ पर बड़ी उलझन हो जाती है कि हम कैसे यार, किस तरह से हम इसको मैनेज करें? अच्छा, इसमें ना जब भी आपका एटमॉस्फेरिक लेवल चेंज होता है ना जी, और अचानक चेंज होता है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें फील करनी पड़ती हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये अमूमन अक्सर लोगों के साथ होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होता? हाँ, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होता। अब उसमें इस तरीके से है कि आपके कान के अंदर ना एक लिक्विड होता है, मादा होता है, जो कि आपके बैलेंस को भी मेंटेन करता है। अच्छा। जिस वक्त आप तेज़ी से ऊंचाई की तरफ या ऊंचाई से आप निचाई की तरफ आते हैं, आप नीचे की तरफ उतरते हैं, या पहाड़ से आ रहे हैं नीचे, जिस तरह आप देखें आप मरी जा रहे हैं तो भी कान बंद हो जाएंगे, हालांकि वो इतनी ऊंचाई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका वो जो मादा है ना, वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कान में दर्द भी होता है और वक्ती तौर पे आपको सुनाई भी कम देता है, वक्ती तौर पे, और चक्कर भी आते हैं। अच्छा। लेकिन ये टेम्परेरी है। जैसे ही आप अपने लेवल पे वापस आ जाते हैं, या आप अगर ऊंचाई पे गए हैं और आप वहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे। अच्छा, अभी एक समझे कि गैर मुतल्लका क्वेश्चन मैं इसमें डालूंगा। अभी हमारे AK साहब ने क्वेश्चन किया था, तो मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू में भी आ जाए। वो कह रहे थे कि जब मैं गाड़ी में सफ़र करता हूँ तो मुझे मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो क्या ये भी एंटी से मुतल्लिक है? किस तरह इसको रोकना है? गाड़ी पहले धुलवाएं आप अंदर से, ठीक है? अच्छा। हाँ जी, सबसे पहले गाड़ी की सफाई करवाएं। सही है, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर भी ENT ही इन्वॉल्व है। अच्छा। अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि जिस वक्त आप सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसा सफ़र जिस तरह के आप अपनी गाड़ी पे जाएं, तो आपको पता होता है कि मैं कैसे चला रहा हूँ। जब आप किसी प्राइवेट पे जाते हैं ना, खासतौर पे ये वैगनों का सफ़र आप करते हैं, उसके अंदर वो बड़ी गलत तरीके से ब्रेक्स भी लगाते हैं, रेस भी देते हैं। अब वो भी एक इंस्टेंट चेंज ऑफ स्पीड है, उसके अंदर भी आपके दिमाग पे असर पड़ता है, और आपके कान के अंदर जो कि एक लिक्विड है जो कि आपके बैलेंस को मेंटेन करता है, वो डिसबैलेंस होता है।
जिसकी वजह से आपको जो है चक्कर भी आते हैं और अक्सर लोगों को उल्टियाँ भी आती हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं और अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से चलाएं, ब्रेक आपने लगानी है आप तरीके से लगाएं, एक्सेलरेशन करनी है तो आप तरीके से करें, तो सफ़र अच्छा गुजरता है। इसका मतलब है कि आज ये राज का मुझे पता चला है, कुछ मेरे फैमिली मेंबर ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जब आपकी गाड़ी में बैठते हैं तो हमें उल्टियाँ नहीं आती, जब हम कोई टैक्सी लेते हैं या फलाना फैमिली मेंबर गाड़ी चलाता है तो हमें उल्टियाँ आती हैं। शायद ये है कि मैं गाड़ी बड़ी स्लो और बड़ा आराम से, शायद इसकी वजह यही हो। सर उसका ना एक और फैक्टर भी है, जिस तरह मैंने कहा था कि गाड़ी अंदर से धुली होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ना आपका जो जितना भी डैशबोर्ड है ना, ये जिस मटेरियल से बना होता है ना, जिस वक्त हीट इस पे पड़ती है ना, तो इसके अंदर से भी आपके केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। अच्छा। ये भी आप कोशिश किया करें कि जिस वक्त आप ख़ास तौर पे गर्मियों में अपनी गाड़ी कहीं पे पार्क करें तो आप थोड़ा थोड़ा जो है, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट एक राइट और एक लेफ्ट शीशा थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खोल दें। अदरवाइज जब अंदर हीट इकट्ठी होती रहती है, आप जब उसके बाद फौरी तौर पे बैठते हैं, आपको एक अजीब सी स्मेल आती है। कुछ लोगों को वो फील होती है, कुछ को नहीं होती, लेकिन वो आप के ऊपर असरअंदाज भी होती है। और अक्सर लोग आपने देखा होगा कि गाड़ी में जब बैठते हैं, खासतौर पे पुरानी गाड़ियाँ जिनके डैशबोर्ड वैसे ही डैमेज हैं, वो बैठने के थोड़ी देर बाद उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये भी एक ये आपने बड़ी मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब आप ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और जब आप सऊदीया चले गए या आप दुबई में हैं, तो वहाँ पे आपको फैक्टर और ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ पे लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने थोड़े थोड़े शीशे खुले रखें ताकि अंदर हीट इकट्ठी ना हो गाड़ी में। बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ENT से मुतल्लिक़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आम लोगों को नहीं पता। आपको दोबारा भी हम जहमत देते रहेंगे इस सिलसिले में, आपने हमें टाइम ज़रूर देना है। बेशक आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपने ENT से मुतल्लिक़ गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब ने यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आम लोगों को नहीं पता वो क्लियर की। आप भी कुछ कहना चाहें, कुछ सवाल करना चाहें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे इस वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।